कहानी का 5वां भाग समझने के लिए शुरू के 4 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिग्विजय की पलकें उसे देखते हुए बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। कुछ देर यूं ही एकटक देखने के बाद वो बेड की ओर बढ़ गया। आद्रिका, माँ और रोनो उसे आश्चर्य से देख रहे थे। दिग्विजय बेड तक गया और उसने वहीं बेड पर पड़ा अपनी माँ का दिया हुआ पूजा का धागा उठाया और आद्रिका के बिल्कुल करीब आकर बोला, आद्रिका, ये मेरी माँ ने मुझे पूजा का धागा बांधा था जिससे बुरी नजर से मेरी रक्षा हो सके, और ये कोई कल्पना नहीं है। ये मेरी माँ का उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास है जो इस संसार की रचयिता है, और इस धागे ने मेरी हमेशा रक्षा की है। तुम्हारी माँ ने कोशिश जरूर की, पर इस धागे की शक्ति के कारण वो मुझ पर जादू नहीं कर पाई। मेरे यहाँ आने का कारण मेरा तुमसे प्यार था, ना कि कोई जादू था। मैंने तुमसे जो भी कहा वो अपनी चेतना में कहा था। ये धागा जब तुम्हारे बाल मेरी शर्ट के बटन में उलझ गए थे तब मेरे हाथ से खुलकर गिर गया था। उस समय मुझे पता नहीं लगा, पर हाँ, मुझे एक झटका सा जरूर लगा था। आद्रिका, भगवान ने इस दुनिया में बहुत से जीव जंतु बनाए हैं, जिनमें से वैम्पायर भी एक है। मैंने ये तो सुना था कि प्यार कुछ नहीं देखता, पर आज मुझे उस बात पर पूरा यकीन हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें देखकर पता लगता है कि तुम्हारा भी यही हाल है। दिग्विजय गहराई से आद्रिका की आंखों में झांकता हुआ बोला। आद्रिका के लिए उसकी नजरों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो बात दिग्विजय ने इतनी आसानी से कह दी थी वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए वैम्पायर से शादी करना कोई हंसी खेल नहीं था। दिग्विजय, आद्रिका के थरथराते होंठों से किसी तरह आवाज निकली, पर दिग्विजय ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। आद्रिका निरुत्तर सी बस दिग्विजय की आंखों में देखती रह गई। दिग्विजय ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके कांपते हाथों को थाम लिया। मैं अपनी माँ से जल्दी ही हमारी शादी के लिए बात करूंगा, दिग्विजय ने कहा तो आद्रिका अंदर तक सिहर गई। दिग्विजय अपनी बात कहकर वहां से निकल गया। आद्रिका उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके जाते ही आद्रिका की माँ बोली, आद्रिका, दिग्विजय जो कुछ भी कह रहा है वो सब सम्मोही विद्या का ही प्रभाव है। पूजा के धागे की महिमा के कारण इसे सारी बातें जो की तो याद है, पर शादी के लिए इसकी बेचैनी सब सम्मोही के कारण ही है। अब बस तुम्हारा फैसला लेने का वक्त है। सही समय पर सही फैसला ले लो, क्योंकि सम्मोही विद्या का प्रभाव एक निश्चित समय तक ही रहता है और उसका असर कम होते ही दिग्विजय के व्यवहार में परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। आद्रिका एक ऐसी कश्मकश में फंस चुकी थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो दिग्विजय से शादी करती है तो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, अगर नहीं करती है तो उसकी जान पर बन सकती है। अब तो रुद्र भी उसकी असलियत जान चुका था, इसलिए वो भी सुरक्षित नहीं थी। वैम्पायर इंसानों के बीच रहते जरूर हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों का लाइफ स्टाइल पसंद होता है, परंतु अपनी असलियत को हमेशा छुपाए रखते हैं। पर यहाँ तो बात फैल चुकी थी, और तो और अब तो दिग्विजय की माँ बहन भी यहीं आ गई थी, जिससे उनकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। कई लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। दिग्विजय चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी, और प्यार तो समर्पण का ही दूसरा नाम है। क्या पता मेरा मिलना दिग्विजय से इसी कार्य को अंजाम देने के लिए हुआ हो। आद्रिका सोचते सोचते माँ के गले लग गई। माँ भी प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। दिग्विजय ने आद्रिका को माँ और दिवा से मिलवाया। माँ को आद्रिका अच्छी लगी, पर उसके परिवार के विषय में वो ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। दिवो बेटा, परिवार के नाम पर बस 2 ही जन हैं, एक माँ है और एक भाई है। दादा दादी, चाचा बुआ, नाना नानी या कोई भी रिश्तेदार का भी दूर दूर तक पता नहीं है। माँ ने अपनी चिंता जाहिर की। माँ, आप भी बेकार परेशान हो रही हो। अब कहाँ लंबे चौड़े परिवार होते हैं। और फिर रही रिश्तेदारों की अते पते की बात, तो वो बताया तो उन लोगों ने कि वो विदेश से आकर यहाँ बसे हुए हैं।
दिग्विजय ने माँ के दोनों कंधे पीछे से दबाते हुए कहा, और माँ, हमारे भी तो देखो कितने रिश्तेदार हैं, पर बाबा के मरने के बाद हमें कौन पूछ रहा है। दिग्विजय कहता जा रहा था, तू तो कुछ नहीं समझता। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि कम से कम खानदान का पता तो होना चाहिए। माँ बड़बड़ाती जा रही थी। दिग्विजय ने माँ को हर पहलू से समझा दिया था, पर फिर भी माँ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। दिग्विजय माँ की परेशानी समझ सकता था। उनकी परेशानी उनकी तरफ से बिल्कुल जायज थी, क्योंकि वो खानदान में बहुत विश्वास रखती थी, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। दिग्विजय ने माँ को समझाया, माँ, मुझे आद्रिका बहुत पसंद है, और तुम्हें और दीवा को आद्रिका से तो कोई एतराज नहीं है। फिर माँ, क्यों ये बेकार खानदान वानदान के चक्कर में पड़ रही हो। फिलहाल इस समय दिग्विजय को आद्रिका से शादी करना दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम लग रहा था। दिग्विजय ने माँ के सामने कई तर्क वितर्क रखे और आखिरकार माँ को मना ही लिया। दिग्विजय ने किसी तरह माँ को तो समझा दिया, पर वो अपने दिल की बात अपने किसी हमउम्र दोस्त के साथ बांटना चाहता था, जो उसकी भावनाओं को समझ सके। उसका तो एकमात्र दोस्त, भाई सब रुद्र ही था, और इस समय वो शहर में नहीं था। वो 3-4 दिन से गायब था, और जब वो गायब होता था तो इतने दिन अपना फोन भी बंद ही रखता था। दिग्विजय का रुद्र से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वैसे भी बिना बताए गायब हो जाना तो रुद्र की पुरानी आदत थी। इतने सालों में रुद्र महीने 2 महीने में ऐसा करता ही था, पर आज दिग्विजय को उसका गायब होना बहुत अकर रहा था। माँ और दीवा आपस में मशवरा कर दिग्विजय और आद्रिका के रिश्ते के लिए राजी हो गई। अब बस शादी की जल्दी थी। दिग्विजय को तो बस रुद्र के आने का इंतजार था। दिग्विजय रुद्र के आने से पहले शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। इस बार 1 हफ्ता हो गया था, पर रुद्र का कहीं भी अता पता नहीं था। आद्रिका ने दिग्विजय को समझाया, दिग्विजय, तुम्हारा दोस्त रुद्र भी ना बहुत लापरवाह इंसान है। उसे तो तुम्हारी कुछ पड़ी ही नहीं है। कोई बात नहीं आद्रिका, रुद्र जल्दी ही आ जाएगा, और उसके आते ही हम फटाफट शादी कर लेंगे। और शादी की सिर्फ तुम्हें ही जल्दी नहीं है, मैं भी यहाँ मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए। दिग्विजय ने आद्रिका का एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर खुद से लिपटा लिया और उसके बालों को अपनी हथेली से सहलाने लगा। आद्रिका दिग्विजय की बाहों में सिमट गई, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। माँ, ये रुद्र बहुत चालाक है। इसे अब मेरे बारे में भनक लग चुकी है, इसलिए ये जरूर कोई बड़ी तैयारी कर रहा होगा। और तो और ये कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें इस बारे में भी कुछ भी पता नहीं लगता है। आद्रिका माँ से अपनी परेशानी कह रही थी। तू चिंता मत कर, दिग्विजय से तो तेरी शादी होकर रहेगी, माँ यकीन से बोली। माँ के कहने से आद्रिका थोड़ी आश्वस्त तो हुई, पर अब भी उसकी इच्छा थी कि रुद्र के आने से पहले उसकी शादी दिग्विजय से हो जाए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रुद्र किस तैयारी में व्यस्त है, और उसे ये भी डर था कि कहीं वो वापस आकर शादी में अड़चन न डाल दे। समय अपनी गति से गुजरता रहा और रुद्र को गए हुए 1 महीना हो गया। दिग्विजय का तो चिंता के मारे बुरा हाल था। दिग्विजय, तुम क्यों इतना परेशान हो? रुद्र कोई छोटा बच्चा थोड़ा ही है, आ जाएगा, कहीं किसी के साथ गया होगा। आद्रिका ने दिग्विजय को समझाने की कोशिश की, शायद दिग्विजय मान जाए, और उसकी ये कोशिश थोड़ी कामयाब भी हुई। आद्रिका, शायद तुम सही कह रही हो सकता है वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो और उससे दिल लगा बैठा हो, इसलिए इस बार इतने दिन तक गायब है। दिग्विजय जानता था कि रुद्र के जीवन में लड़कियां आती जाती रहती हैं। आज तक किसी भी लड़की को उसने रुद्र के साथ दोबारा नहीं देखा था। वो तो कपड़ों से ज्यादा लड़कियां बदलता था। हो सकता है कि अब भी वो किसी लड़की के ही साथ हो और उसके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो गई हो, इसलिए ना आ पा रहा हो। कितना अच्छा हो कि हम दोनों दोस्तों की शादी भी एक साथ हो जाए। दिग्विजय मन ही मन सोचने लगा। माँ और दीवा तो वैसे भी इस शादी के पक्ष में नहीं थी। अब शादी में देरी होते देख उन्हें भी संतोष मिल रहा था, क्योंकि इससे उन्हें आद्रिका के बारे में ज्यादा जानने का समय मिल पा रहा था। आज आद्रिका बहुत बेचैन थी। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके हित में नहीं है, पर वो क्या हो रहा था ये उसकी समझ से बाहर था। अचानक से आद्रिका के दांत नुकीले होकर बाहर निकल आए और उसके सर पर 2 छोटे छोटे सींग भी आने लगे और नाखून भी औसत से बड़े होकर नुकीले हो गए।
आद्रिका खुद से वैम्पायर वाले रूप में आने लगी। उसने बहुत कोशिश करी परंतु वो अपने शरीर में हुए बदलाव को रोक नहीं पा रही थी। तभी डोरबेल बज उठी। इस समय कौन आ गया? आद्रिका ने मन ही मन सोचते हुए बाहर खुलने वाली खिड़की से देखा। वहां से दरवाजा साफ दिखाई देता था। दरवाजे पर माँ और रोनो खड़े थे। आद्रिका ने झट से दरवाजा खोल दिया और माँ और रोनो को अंदर ले लिया। दोनों आद्रिका का रूप देखकर हैरान हो गए। आद्रिका, ये तुम्हें क्या हो गया जो तुम इस समय इस रूप में हो? तुम्हें याद नहीं रहा क्या अभी दिग्विजय की माँ आने वाली है? माँ ने पूछा। माँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये किसी का बिछाया हुआ जाल है जो कि मेरी असलियत को जानता है और अब उसे दुनिया के सामने उजागर करना चाहता है। मुझे तो इसके पीछे उस खूंखार का ही हाथ लगता है। माँ ने अपनी राय जाहिर की। तभी डोरबेल फिर से बज उठी। तीनों अंदर तक हिल गए। रोनो बोला, दिग्विजय की माँ होंगी। आद्रिका बहुत कोशिश के बाद भी अपने इंसानी रूप में नहीं आ पा रही थी। रोनो का अंदाजा एकदम सही था। दरवाजे पर माँ और दीवा ही थे। ज्यादा देर तक उन्हें दरवाजे पर भी नहीं रख सकते थे, इसलिए माँ दरवाजा खोलने गई और आद्रिका एक बड़े चमगादड़ का रूप धरकर खिड़की से बाहर निकल गई। ये सब रुद्र की ही कारस्तानी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कहाँ से कर रहा है। आद्रिका उड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हुए सोच रही थी। अभी वो घने जंगल में पूरी तरह से पहुंची भी नहीं थी कि उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि एक 26-27 साल का युवक घायल अवस्था में झाड़ियों में पड़ा है। आद्रिका को उसे वहां देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जंगल इतना ज्यादा घना था कि वहां कोई भी आता जाता नहीं था। तो फिर वो व्यक्ति वहां कैसे आया होगा? या तो कोई उसे वहां लाकर घायल अवस्था में फेंक गया है। अभी चारों ओर दिन का उजागर फैल रहा था, इसलिए आद्रिका की शक्तियां क्षीण हो रही थी और नीचे उतरने में खतरा था, क्योंकि वास्तविक स्थिति का अनुमान ऊपर से लगाना मुश्किल हो रहा था। चमगादड़ के रूप में आद्रिका वहीं एक घने पेड़ की शाखा पर उल्टी लटक गई और रात होने का इंतजार करने लगी। थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक से वो व्यक्ति जोर की आवाज के साथ पानी पानी पुकारने लगा। आद्रिका से अब रहा नहीं जा रहा था, लेकिन माँ की दी हुई चेतावनी भी याद आ रही थी कि इस तरह जंगल में कई बार कुछ शातिर लोग वैम्पायर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और फिर उन्हें पकड़कर उनका दुरुपयोग करते हैं। दुनिया में वैम्पायर की तरह और भी कई जीव हैं और वो लगातार अपने दलों का विस्तार कर रहे हैं। पानी पानी पानी, उस अनजान व्यक्ति की पुकार लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आद्रिका का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसकी दर्द भरी पुकार सुनकर उससे रहा नहीं जा रहा था। उससे जब रहा नहीं गया तो उसने अपना चमगादड़ का रूप बदला, पर अब इंसानी रूप में आना उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। तो वो गर्ल वैम्पायर के रूप में ही नीचे उतर गई। अभी वो उस आदमी की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे एक भयंकर हंसी की आवाज आई और सामने देखने पर एक नकाबपोश नजर आया। आद्रिका, एक वैम्पायर, अब तुम हमेशा इसी वैम्पायर वाले रूप में ही रहोगी। इतनी तैयारी मैंने तुम्हारे लिए ही की थी, मेरा पर्दाफाश करने चली थी, अब खुद को बचाकर दिखाओ। नकाबपोश मक्कारी से बोला। ये तो रुद्र है, तो इसने मुझे फंसाया है। आद्रिका ने मन ही मन सोचा, सही पहचाना, मैं रुद्र ही हूं और मैंने ही तुम्हारे लिए ये जाल बिछाया है। रुद्र अपना नकाब उतारते हुए उसके मन की बात पढ़कर बोला। आद्रिका ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसके मन की बात जानने का प्रयास किया, पर उसकी तरंगे रुद्र के दिमाग के बाहरी हिस्से से टकराकर ही वापस लौट आई। इस प्रक्रिया से आद्रिका को एक तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। आद्रिका, मुझ पर तुम्हारा यह जादू नहीं चलने वाला, इसलिए अपनी हद में रहो। रुद्र एक उंगली उसे दिखाते हुए जोर से चीखा। और ये देखो, इस लड़के को देख रही हो, ये मेरी आखिरी बलि है। इसके बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। रुद्र दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर अभिमान में भरकर बोला, नहीं रुद्र, मैं तुझे ऐसे बेकसूरों की जान नहीं लेने दूंगी। इस दुनिया में प्रत्येक जीव को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हमें उनकी जान लेने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। वैसे ही तू इतने सालों तक दिग्विजय का इस्तेमाल करता आया है और वो बेचारा अब तक अनजान है। वो तो तुझे अपना दोस्त, भाई सब कुछ मानता है और तू उस मासूम के साथ धोखा कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है।
छी, शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर। थूकती हूं मैं तुझ पर, थूकती हूं। आद्रिका ने यह कहते हुए रुद्र के मुंह पर थूक दिया। रुद्र के जबड़े भिज गए और हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। भुजाएं तन गई। उसके शरीर का हर एक रोया बड़ा होकर 1-1 फुट लंबा हो गया। पूरा शरीर और यहाँ तक कि चेहरा भी बालों से ढक गया और हाथों और पैरों के नाखून नुकीले और लंबे हो गए और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही देर में रुद्र का डैशिंग लुक भयानक लुक में बदल गया। 6 फुट लंबा गोरा रंग, 6 पैक का गठीले बदन का मालिक रुद्र, जिस पर लड़कियां मरती थी, वो एक खूनी भेड़िया था जो इतने सालों से दिग्विजय का दोस्त बनकर उसे धोखा देता आया था। आज उसका असली चेहरा आद्रिका के सामने था। आद्रिका एक वैम्पायर होकर भी उससे डर रही थी, तो उन सामान्य लड़कियों का क्या हाल होता होगा जो उसे हैंडसम देखकर पसंद करती होंगी। और फिर रात के पहर में उसका ये खूनी भेड़िए का रूप उनके सामने आता होगा। डर के मारे उनका तो हार्ट फेल ही हो जाता होगा। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम, हा हा हा। जब मुझे जरूरत होती तो मैं कहीं से ऐसी लड़की लाता जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता था, और जब उसके सामने मेरा असली रूप आता था तब या तो वो डर से मर जाती थी या फिर मैं ही उसे मारकर खा जाता था। जब लाश ही खत्म हो जाती तो सारे सबूत ही मिट जाते थे, जिससे कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाता। रुद्र की आवाज भी अब बदल चुकी थी। आद्रिका के देखते ही देखते रुद्र अब पूर्ण रूप से एक भेड़िया बन चुका था। सबसे पहले उस भेड़िए ने अपने उस शिकार पर झपट्टा मारा जिसे वो बलि देने के लिए लाया था। रुद्र अब अपने आपे में नहीं था। आद्रिका ने उस घायल आदमी को उठाया और उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चली गई। रुद्र ने झपट्टा मारने का बहुत प्रयास किया पर वो उसके हाथ नहीं आई। रुद्र अभी अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था कि अचानक उसके चारों ओर बहुत सा धुआं आकर फैल गया और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। धुआं भी कुछ जादुई था क्योंकि रुद्र उसमें बेहोश सा भी हो रहा था। आद्रिका काफी ऊंचे पर बैठी थी। वहां बैठकर उसे नीचे का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि धुआं उस तक भी आ रहा था परंतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। वो समझ गई कि माँ यहाँ आ चुकी है। ये सब माँ ने ही किया है। उसने इधर उधर नजर घुमाई पर उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखा। आद्रिका को उस नवयुवक की चिंता भी सता रही थी। तभी माँ ने आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम से खुश हो गई। अगर मैं समय पर आकर धुआं नहीं फैलाती तो ये इसकी बलि दे देता और ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। माँ, अब हम क्या करेंगे? मैं तो इंसानी रूप में भी नहीं आ पा रही हूँ और इस रुद्र की ताकत बढ़ती जा रही है। आद्रिका को दिग्विजय की चिंता थी। हाँ बेटा, परेशान तो मैं भी हूँ क्योंकि रुद्र दिग्विजय के शरीर से उसकी ऊर्जा स्वीता लेकर आज तक इन इंसानों की दुनिया में खुलेआम घूमता आया है और जिस कारण दिग्विजय का इस पृथ्वी पर जीवन कम होता जा रहा है और दिग्विजय को आज तक पता भी नहीं लग पाया। जब ये दिग्विजय से रोज रोज मिलने जाता था तो वो बेचारा तो उसे इस दगाबाज की दोस्ती समझता रहा, लेकिन ये दोस्त बनकर उसकी पीठ में छुरा भोंकता रहा। माँ की बातों में भी दिग्विजय के लिए चिंता थी। आद्रिका आश्चर्य से माँ का मुंह देख रही थी। माँ, ये रुद्र दिग्विजय के शरीर की ऊर्जा स्वीता लेता कैसे था, जो कि दिग्विजय को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था और न ही इतने सालों में उसे कभी इस पर शक हुआ। बताऊंगी, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। पहले तुम इस घायल नवयुवक को ऐसी जगह छोड़ कर आओ जहां इसे सही उपचार मिल सके और इसकी जान बच जाए। माँ की बात मानकर आद्रिका ने अपनी जिज्ञासाओं को कुछ देर के लिए शांत कर लिया और उस घायल नौजवान को उठाकर बिजली से भी ज्यादा तेज गति से उड़कर एक हॉस्पिटल के ऊपर जा पहुंची और मौका मिलते ही उसे हॉस्पिटल के गेट पर मौजूद एक खाली स्ट्रेचर पर रख दिया। ये काम आद्रिका ने इतनी फुर्ती और होशियारी से किया कि वहां मौजूद भीड़ में से उसे कोई भी नहीं देख पाया। आद्रिका वापस लौटकर माँ के पास पहुंची जब तक रुद्र भी इंसानी रूप में आ चुका था और माँ ने उसे अपनी शक्तियों के प्रहार से धुएं का फायदा उठाकर अचेत कर दिया था। ये कभी भी होश में आ सकता है और अब इसका सामना करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा। माँ, अब हम क्या करेंगे? मैं तो इंसानी रूप लेने में अक्षम हूँ। आद्रिका लाचारी से कहने लगी। माँ, जब तक ये होश में आता है तब तक आप मुझे इसकी ऊर्जा स्वीता लेने का तरीका बताइए।
आद्रिका ने बेसब्री से पूछा। आद्रिका, ये एक मायावी जंगली जानवर खूनी भेड़िया है। ये इसकी आंखों में बहुत शक्ति होती है और इसी के कारण ये अपने सभी कार्यों को अंजाम देता है। दिग्विजय के शरीर से ऊर्जित स्वीता भी ये इन्हीं आंखों से सोखता है और इसी इंसानी ऊर्जा स्वीता के कारण इसे इंसानों के बीच में रहने की शक्ति मिलती है। अगर ये ऊर्जा स्वीता ना लेता तो ये कमजोर भी पड़ जाता और इसके शरीर से आती हुई भेड़िए की गंध से इसे पहचान लिया जाता। इसका इस इंसानी समाज में रहना मुश्किल हो जाता और आज तो ये अपनी 11वीं यानी कि आखिरी बलि भी देने वाला था, जिससे इसे और शक्तियां तो प्राप्त हो जाती पर दिग्विजय की जान पर बनाती, क्योंकि इसे उसके लिए ज्यादा ऊर्जा स्वीता की आवश्यकता होती। इससे दिग्विजय की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये दिग्विजय को अंदर से खोखला कर रहा था और अपनी शक्तियों के प्रभाव से उसे एहसास तक नहीं होने दे रहा था। अब भी इसने दिग्विजय को संमोहित कर रखा था जिससे वो यहाँ आ सके और ये उसका उपयोग कर सके। इसीलिए मैं उसे अपनी शक्तियों द्वारा सुलाकर आई हूँ। इसके सम्मोहन का जादू भी कुछ देर में उस पर से उतर ही जाएगा। माँ ने विस्तार पूर्वक आद्रिका को समझाते हुए कहा। माँ, आज तक दिग्विजय कितनी परेशानी में था लेकिन उसे एहसास तक नहीं था। इस खूनी भेड़िए रुद्र को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये दोस्ती की आड़ में इतने सालों से दिग्विजय को धोखा देता रहा। आद्रिका की आंखों में खून उतर आया था। वो रुद्र पर झपटने ही वाली थी कि माँ ने उसे रोक दिया। नहीं आद्रिका, ये गलती कभी मत करना। अगर ये अभी उठ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। आधी रात होने के साथ साथ हमारी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी, फिर हम इसका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। आद्रिका माँ की बात सुनकर मन महसूस कर रह गई। अभी रात होने में समय था। आद्रिका से रहा नहीं जा रहा था। वो इंतजार कर रही थी कि कब रात का वो पहर आए जब वो रुद्र पर अपनी भड़ास निकाल सके। माँ, क्या मैं इतनी देर में दिग्विजय से मिलकर आ सकती हूँ? आद्रिका को शिद्दत से दिग्विजय की याद सता रही थी। उसकी हालत देखते हुए माँ ने उसे जाने की इजाजत तो दे दी, पर उन्हें चिंता भी लगी हुई थी कि आद्रिका अपने इस रूप में कहीं किसी की नजर में ना आ जाए। परंतु आद्रिका की बेचैनी देखकर उन्हें महसूस हो रहा था कि आद्रिका को इस समय रोकना फिजूल ही होगा। माँ की इजाजत लेकर आद्रिका सेकंड भर के समय में अपने बंगले में थी। दिग्विजय के साथ उसका परिवार भी पास वाले बंगले में ही था। आद्रिका अगर मेन गेट से उसके बंगले में जाती तो माँ और दिवा की नजर उस पर पड़ सकती थी। इसलिए उसने अपने बंगले में से खुलने वाले गुप्त रास्ते से ही जाने का निर्णय किया। आद्रिका गुप्त रास्ते से दिग्विजय के कमरे में जा पहुंची। दिग्विजय अपने बेड पर सो रहा था। उसके चेहरे पर शांति तो थी पर कमजोरी भी लग रही थी। आज तक दिग्विजय का ख्याल रखने वाला उसका कोई भी अपना उसके आसपास नहीं था, इसलिए रुद्र उसके साथ बिना रोक टोक अपनी मनमानी करता आया था। उसकी ये हालत देखकर आद्रिका को रुद्र पर फिर से गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें शोलों की तरह दहकने लगी। उसने किसी तरह खुद के गुस्से पर काबू किया। फिर अचानक उसके दिमाग में हथौड़े बजने लगे और उसे खुद से भी नफरत होने लगी, क्योंकि रुद्र के साथ साथ उसने भी तो दिग्विजय का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी गुप्त रास्ते से आकर उसने दिग्विजय को कितना परेशान किया था। उसे अपने जादू के प्रभाव में लेकर अपना शिकार बनाया था और आज वो दिग्विजय से प्यार करने का दावा कर रही है। नहीं नहीं, मैं दिग्विजय के इस सच्चे प्यार के काबिल नहीं हूँ। आद्रिका के कानों में उसके अंतर्मन की आवाज गूंजने लगी। डर के मारे उसने अपने दोनों कानों पर अपनी दोनों हथेलियां रख ली और फफक फफक कर रो पड़ी। तभी उसे माँ की कही बात याद आई कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी दिग्विजय और उसके परिवार की जान बचाना है। खुद को किसी तरह काबू करके वो दिग्विजय को निहारने लगी। दिग्विजय को देखकर आद्रिका से रहा नहीं जा रहा था। सोता हुआ दिग्विजय उसे एक भोले और मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो दिग्विजय के मासूम से चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर जी भरकर प्यार करे, उसे अपने आगोश में भरकर उसके सारे गम लेकर जमाने भर की खुशियां उसके हवाले कर दे। वह उसके बेड के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। दिग्विजय की ओर वो अपना हाथ बढ़ा ही रही थी कि उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो रहे थे। यही हाल उसके दांतों का भी था। वह खुद को इस रूप में दिग्विजय के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकती थी? मेरा ये भयंकर रूप देखकर दिग्विजय तो डर ही जाएगा। ऐसे दिग्विजय के सामने जाना ठीक नहीं है। आद्रिका ने यह सोचकर अपना दिग्विजय की ओर बढ़ा हुआ हाथ पीछे कर लिया और दूर से ही उसे प्यार भरी नजरों से निहारने लगी।
अपनी बेबसी पर उसके आंसू बहने लगे। कितनी मजबूर थी वो कि चाहकर भी अपने प्यार को हाथ नहीं लगा पा रही थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंधने लगी तो पास पड़ा रुमाल उठाकर उसने अपने मुंह में ठूंस लिया, लेकिन फिर भी जब उसका खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया तो उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। वो बेमन से भारी कदमों से उठी और बेडरूम से हॉल की तरफ बढ़ी। अभी वो कुछ ही कदम बढ़ा पाई थी कि पीछे से आवाज आई, आद्रिका। आद्रिका की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। कहीं दिग्विजय जाग तो नहीं रहा था। दिग्विजय ने उसे फिर से पुकारा, आद्रिका रुक जाओ। दिग्विजय ने एकदम करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे डर था कि दिग्विजय ने अगर उसे इस वैम्पायर वाले रूप में देख लिया तो कहीं उससे नफरत न करने लगे। दिग्विजय ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। शेष अगले भाग में क्या होगा जब आद्रिका का वैम्पायर वाला रूप दिग्विजय के सामने आएगा, तो देखना मत भूलिएगा अगला भाग।